हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा था, उसी के संदर्भ में एक और प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो आपको बताना है कि मेगास्थनीज ने जो एग्रोनोमोई का उल्लेख किया है वो कौन सा अधिकारी होता था। तो ऑप्शन ए है प्रांतीय अधिकारी, ऑप्शन बी है पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी है जिले के अधिकारी, ऑप्शन डी है नगर के अधिकारी। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो एग्रोनोमोई था मित्रों, वो था जिले का अधिकारी। आसान हमारा सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछ ले एरिस्टोनोमोई, तो मित्रों आपको बताना है वो नगर का अधिकारी होता था एरिस्टोनोमोई, ठीक है। एरिस्टोनोमोई नगर का अधिकारी और एग्रोनोमोई वो जिले का अधिकारी होता था। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी एरिस्टोनोमोई पूछा जाता है और कभी एग्रोनोमोई पूछा जाता है, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में काल अनुक्रम में अनुसार अंत में कौन था? तो आपको इसमें बताना है कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था। अशोक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, चाणक्य था कि कनिष्क था। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा मित्रों, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक गुप्त शासक था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य था। ये गुप्त शासक था मित्रों, ठीक है। क्योंकि ये मौर्य वंश के बाद तभी आता है गुप्त वंश, इसलिए ये सबसे आखिरी में होगा मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यहाँ लिखा है, ये जो विक्रमादित्य लिखा है आप लोग इसको जाने। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक गुप्त शासक था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य शासक था, लेकिन यहाँ मौर्य नहीं विक्रमादित्य दिया है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए? तो 32वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 13वें वर्ष में। तो अपने जो शासनकाल था मित्रों वो 20वें वर्ष में। कब? 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने किया था मित्रों। और यहाँ बुद्ध की जन्मस्थली होने के नाते यहाँ का जो कर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 इन्होंने कर दिया था, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। केवल एक ही अभिलेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? आपको वही बताना है कि करारोपण, कर की बात अशोक कौन सा शिलालेख में करता है? भाब्रू, निगली सागर स्तंभ शिलालेख, रुमनदेई स्तंभ शिलालेख, बराबर गुफा शिलालेख। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों, रुमनदेई स्तंभ लेख। इसी में करारोपण का जो है वो उल्लेख करता है अशोक, ठीक है। यहाँ वही बात जो हमने बताया कि जो लुम्बिनी गए थे बुद्ध की जन्मस्थली पर, तो उन्होंने 1/6 से वहाँ से जो कर था 1/6 से घटाकर उसे 1/8 कर दिया था मित्रों। आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर से ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्न में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? ऑप्शन ए है ब्रह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और ग्रीक, खरोष्टी, ग्रीक, शारदा और ब्रह्मी, देवनागरी, आर्मेयिक, ब्रह्मी और खरोष्टी, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी। तो इसमें मित्रों जो अशोक का अभिलेख प्रयुक्त किया गया है लिपियों में, वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्मी, खरोष्टी और आर्मेयिक। यही उनकी लिपि थी अशोक की, ठीक है। यही चारों आप लोग चारों को याद रखेंगे, ब्राह्मी और खरोष्टी, आर्मेयिक और ग्रीक इनकी लिपि थी मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? कौटिल्य की, क्षेमेंद्र की, मेगास्थनीज की, प्लिनी की। तो इंडिका जो है मित्रों वो किसकी पुस्तक है? आप लोग शायद जानते भी होंगे, मेगास्थनीज की वो पुस्तक है इंडिका। बहुत ही फेमस पुस्तक है मित्रों, ठीक है। इंडिका का लेखक कौन है? वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। मेगास्थनीज इंडिका का लेखक है। हम लोग बार बार पढ़ेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न लिखा है कि सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसप ने, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन सी है टेफेंथलर ने, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स ने। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। टेफेंथलर जो था वो 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता लगाया था मित्रों, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
यहाँ पता लगाने की बात हो रही है मित्रों, ना कि पढ़ने की बात हो रही है। पढ़ने की बात होगी तो जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ा था मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 9, 13, 15, 7। तो अर्थशास्त्र जो है मित्रों वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, लेकिन वो कितने अधिकरणों में विभक्त था ये हमसे पूछा जा रहा है, तो वो 15 अधिकरणों में विभक्त था। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा और वो 15 अधिकरण में उसे विभक्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र ग्रंथ विषय वस्तु है, क्या है उसकी विषय वस्तु अर्थशास्त्र की? तो इसमें धार्मिक ग्रंथ है, आर्थिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, राज्य एवं शासन की नीति है। तो इसमें जो अर्थशास्त्र है मित्रों वो राज्य एवं शासन की नीति की वहाँ वर्णन किया गया। अर्थशास्त्र मतलब ये नहीं होगा कि आर्थिक धार्मिक, नहीं, अर्थशास्त्र मतलब ये नहीं है। अर्थशास्त्र जो उसकी पुस्तक लिखी है उसने, वो राज्य और शासन की नीतियों का ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीति शास्त्र की, अर्थशास्त्र में समाजशास्त्र की, धर्मशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र जो है मित्रों वो राज्य और शासन मतलब राजनीति की शास्त्र की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। और किसके द्वारा लिखा गया? वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय कहा जाता था। अब कौटिल्य ने, हमने बताया अर्थशास्त्र कितने लिखा? कौटिल्य ने। अब पूछ रहा है कि दीवानी न्यायालय कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहा जाता था उसे? परिहार, धर्मस्थलीय, कंटक शोधन, दंडाधिकरण। तो दीवानी न्यायालय जो था मित्रों उसे धर्मस्थलीय कहा जाता था। क्या? धर्मस्थलीय कहा जाता था दीवानी न्यायालय को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय, उपयुक्त सभी। तो कौटिल्य के अनुसार जो कंटक शोधन था मित्रों वो फौजदारी न्यायालय था। कंटक शोधन मतलब लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आप लोग ऐसे करें, जब झगड़ा होता है किसी के बीच में वही फौजदारी कहलाता है। ठीक है, तो उसी को फौजदारी न्यायालय। और इसका जो वो होता था न्यायाधीश उसे क्या कहते थे आप लोग इसको बताएंगे, अभी आगे प्रश्न भी आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने चर्चा भी की और क्वेश्चन आ भी गया। तो जो कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था मित्रों वो किस नाम से जाना जाता था? मुख्य न्यायाधीश, धर्मस्थ न्यायाधीश, पौर व्यवहारिक न्यायाधीश और प्रदेष्टा। तो ये कंटक शोधन जो न्यायाधीश होता था मित्रों उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। धर्मस्थ या धर्मस्थलीय या व्यवहारिक जो कहा जाता था वो दीवानी न्यायालय को न्यायाधीश को कहा जाता था। ठीक है, धर्मस्थ या व्यवहारिक। ठीक है, वो किस न्यायालय को कहा जाता? दीवानी न्यायालय को न्यायाधीश को कहा जाता था। प्रदेष्टा कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? तो मेगास्थनीज जो है मित्रों वो भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 7 वर्गों में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 7 वर्गों में इसने बांटा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? टालमी, डिमेक्स, मेगास्थनीज, प्लिनी द एल्डर। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों कि मेगास्थनीज जो है वो बताता है कि यहाँ दास व्यवस्था नहीं थी, भारतीय समाज में दास व्यवस्था नहीं थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल गलत था, ये अनभिज्ञ था इस बारे में मेगास्थनीज, क्योंकि यहाँ दास व्यवस्था शुरू से ही थी। ठीक है, लेकिन इसने ये कहा कि यहाँ भारत समाज में दास व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ दास व्यवस्था गलती सराहना की थी वो मेगास्थनीज थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग था व्यापारिक, योद्धा, कृषक, दार्शनिक एवं शिक्षक। तो मेगास्थनीज ने भारतीय जो समाज को 7 वर्गों में बांटा। तो इसमें जो द्वितीय वर्ग था वो कृषक था, पहला वर्ग दार्शनिक था, द्वितीय वर्ग कृषक था मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और तृतीय वर्ग जो था वो योद्धा था, ये तृतीय था, ये प्रथम था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा और जातक कथाएं। तो मूर्त रूप जो बौद्ध धर्म के विस्तार में प्रथम मूर्त साक्ष्य मिलता है मित्रों वो अशोक के शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि अशोक ने प्रचार प्रसार करवाया था बौद्ध धर्म का बहुत बढ़ चढ़ के,
ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? निग्रोध, मुगलीपुत्तिस, उपगुप्त, वसुमित्र। तो बौद्ध धर्म में अशोक को जो दीक्षित किया था मित्रों वो उपगुप्त थे। कौन थे? उपगुप्त थे। ठीक है, उपगुप्त जो है वो अशोक को दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय स्तंभ लेख, तृतीय स्तंभ लेख, सप्तम में, और इनमें से सभी में? तो नहीं मित्रों, जो धम्म का सार मिलता है वो द्वितीय स्तंभ लेख में मिलता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगला प्रश्न लिखा है, अशोक के शिलालेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया नंदगढ़ स्तंभ में, रामपुरवा का सिंह स्तंभ में, दिल्ली टोपरा स्तंभ में, और सारनाथ में? तो अशोक के अभिलेख में जो मोर का उत्कीर्णन मिलता है मित्रों वो लौरिया नंदगढ़ में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही प्रश्न था, 21 ही प्रश्न है मित्रों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आप सबको प्रश्न अच्छा लगा होगा, ये प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के बनते हैं मित्रों। तो मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक आप सभी अपने पढ़ाई लिखाई करते रहिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद।